हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र खास करके उसका चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। मांग के बारे में भी देख लिया था। आज हम इसमें करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मांग का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक है, छोटा है पर बेहद जरूरी। पर इससे पहले कि मैं ये मांग का नियम वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पाते हैं, और इसके अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी, चाहे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। यहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और यहां पर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या किसी भी महत्वपूर्ण बोर्ड की पढ़ाई एनसीईआरटी पैटर्न पर बहुत आसानी से निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, मांग का नियम से क्या तात्पर्य है? मांग से नियम का तात्पर्य यह है कि हमने बहुत शुरुआत में देखा था 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बीच का संबंध, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीजों का बीच का कौन सा संबंध? एक मांग और एक कीमत, यानी प्राइस एंड डिमांड। और हमने देखा था कि इसके बीच नकारात्मक या इनवर्स रिलेशंस हैं। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक 2 तरह के संबंध होते हैं। जब दोनों चीजें एक दिशा में बढ़ें तो वो सकारात्मक संबंध है, जैसे कीमत भी बढ़ गई, मांग भी बढ़ गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो पूर्ति के साथ होता है, कीमत और पूर्ति एक साथ चलती है। लेकिन नकारात्मक मतलब एक बढ़े दूसरा घटे, वो है मांग और कीमत का संबंध। तो मांग का नियम आसान भाषा में यह बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी मांगी गई मात्रा हमेशा कम हो जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होता है, ध्यान रखिएगा, मांगी गई मात्रा। और किसी वस्तु की कीमत अगर घटा दी जाए तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। बस यही है आसान सा मांग का नियम, और इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हम देखेंगे। तो मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। एक तो ये बात नोट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, है ना, या इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो किसी भी वस्तु और सेवा और उसकी कीमत के बीच का संबंध बताए वो मांग का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत यानी इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक, कीमत तथा मांग में क्या होता है? इनवर्स या विपरीत संबंध देखने को मिलता है। सामान्य दशाओं में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत से विपरीत दिशा में बदलती है। ठीक है ना, यानी जो उसकी प्राइस होगी, वो मांगी गई मात्रा होगी, वो हमेशा एक दूसरे में इनवर्स रिलेशन लेकर चलेगी। इस प्रकार कीमत में के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। ये बहुत क्लियर बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, मार्शल के अनुसार वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, मांग के नियम के हिसाब से चल रहा है। अगर किसी वस्तु को आप ज्यादा बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक बात है, जिसके लिए ग्राहक उसको ज्यादा मिलेंगे। दूसरे शब्दों में मांग की जाने वाली मात्रा कीमत गिरने के साथ बढ़ती है और बढ़ने के साथ गिरती है। यही मांग के नियम के एक अनदर इंपॉर्टेंट लाइन। परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है, मांग की मात्रा को नहीं। बिल्कुल ठीक बात कि मांग में कितना चेंज हो रहा है इस दशा को बताएगा। कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, परंतु कितनी मात्रा में यह निर्णय की बात इस बात से व्याख्या यह नियम इस बात की व्याख्या नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। मांग का नियम ये बताता है कि ठीक बात है कि मांग बढ़ेगी या घटेगी, कीमत बढ़ने पर घटेगी या बढ़ेगी ये बात बताता है, पर उसकी क्वांटिटी क्या होगी, रेट क्या होगी, वो मांग की लोच बताती है। उसको हम अलग से पढ़ेंगे। मांग की लोच ये बताती है भैया कितना परिवर्तन हो रहा है, मांग कितना घट बढ़ जा रहा है, किस दर से घट बढ़ रहा है, वो तो मांग की लोच बताएगा। लेकिन मांग का नियम ये बताता है कि ये बात तो कंफर्म है कि मांग की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन हमेशा नकारात्मक या उल्टा चलता है। मतलब अगर वस्तु की कीमत बढ़ाई जाए तो मांगी गई मात्रा घटती है, और वस्तु की कीमत घटाई जाए तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। तो एक तो मांग का नियम ये स्पष्ट रूप से आपको बताएगा। अब कुछ मान्यताएं हैं, जैसा कि हम पूरे इकोनॉमिक्स में देखकर चलते हैं। देयर आर सम assumptions फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। मांग की जो नियम है इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए।
देखिए, मांग का नियम तो ये कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटनी चाहिए, लेकिन अगर उसी बीच उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाए तब ये काम नहीं करेगा। तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, एक बात तो ये मान के चलिए। दूसरा, उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में कोई परिवर्तन ना हो। भाई, मांग का नियम तो कहेगा कि कीमत घटने से मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कीमत घट गई और उसी बीच उसकी रुचि या पसंद ही नहीं है उस वस्तु के लिए, तब ये लागू नहीं होगा। अन्य संबंधित वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी स्थानापन्न और पूरक अगर वो वस्तुएं हैं उसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, तो मांग का नियम काम करेगा। तो ये कुछ मान्यताएं या एजम्पशंस हैं। और क्या है, वस्तु की किसी नई स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कीमत घटने से मांग बढ़नी है, ये तो मांग का नियम कह रहा है, तब तक उसकी जगह पे कोई और वस्तु यूज हो सकती है, हमें पता चल गया, तो इसकी मांग नहीं बढ़ेगी। तो उस बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में और अधिक परिवर्तन की कोई आशा न दिख रही हो। भाई, मांग का नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ने से मांग घटेगी, लेकिन तभी किसी ने बता दिया कि कीमत बढ़ रही है, लेकिन जान जाओ आगे और बढ़ने वाली है, तब लोग और खरीदेंगे, तो यहां तो मांग का नियम लागू ही नहीं हुआ। इसलिए यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि उस बीच में ऐसी कोई बात नहीं आए कि आगे कीमत बढ़ने वाली है तब मांग का नियम लागू होगा। वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रयोग से समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में लोग कीमत नहीं देखते हैं, तो वो वस्तु नहीं होनी चाहिए, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। या वस्तु घटिया भी नहीं होनी चाहिए, घटिया वस्तु पे भी ना मांग का नियम लागू नहीं होता। अभी अपवाद में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सारी एजम्पशंस हैं जिसको लेकर अगर आप चलेंगे तो आप मान के चलिए कि मांग का नियम लागू होगा, वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए, मांग के नियम की व्याख्या अथवा मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर ही होता है। मांग के नियम की व्याख्या में आप ये कह सकते हैं कि मांग वक्र का जो ढाल है वो नीचे की ओर ही क्यों होता है। वो नीचे की ओर इसीलिए होता है कि मांग और वस्तु की कीमत में इनवर्स रिलेशन या नकारात्मक संबंध है। तो मांग का नियम कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तथा अधिक कीमत पर कम हो जाती है। इसीलिए मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक बात है। अतः मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, परंतु मांग वक्र के इस प्रकार से झुकने अर्थात कीमत तथा मांग में उल्टे संबंध की वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है कि ये मांग में कीमत बढ़ने से घट जाती है, घटने से बढ़ जाती है? तो इसके कुछ कारण हैं। इसके कारण क्या है? पहला कारण है उपयोगिता का हास नियम। मैंने शुरू में आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में भी, ऐसा इस चैप्टर में बताया था कि देयर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये है कि उपयोगिता जो है वो घटती है, ठीक है। और जब घटती है तो उस बीच में क्या होगा, जैसे जैसे आप किसी चीज की उपयोगिता ज्यादा करते चले जाएंगे, उपभोग ज्यादा करते जाएंगे, धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम होगी। फिर वो क्या होगा, कीमत बढ़ने पर लोग उसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, इसलिए विपरीत संबंध दिखता है। मांग का नियम उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की जितनी अधिक इकाई क्रय की जाएगी, उन इकाइयों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, यानी सीमांत उपयोगिता क्या है, हर एडिशनल यूनिट पे कितनी उपयोगिता मिल रही है, इसी को कहते हैं, वो घटती जाती है। जब हर नए इकाई पर सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कीमत बढ़ने पर कोई क्यों खरीदेगा, इसीलिए मांग का नियम जो है वो लागू हो जाता है। अतः कम मूल्य होने पर ही उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अधिक मांग की जाएगी, और यदि उपभोक्ता को वस्तु की कम इकाई प्राप्त होती है तो वस्तु की उपयोगिता उसके लिए अधिक रहेगी। तो ये बहुत डिटेल में बताया गया कि देखिए भैया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो अगर कीमत कम होगी तभी ज्यादा खरीदेंगे, और अगर ज्यादा होगी तो आप कम खरीद पाएंगे, तभी आपको उपयोगिता समझ में आएगी। अगर आपको फ्री में बहुत सारी चीजें या बहुत कम दाम पर मिलने लग जाएंगी तो उपयोगिता आपको कम समझ में आएगी, ठीक है। इस प्रकार उपयोगिता का हास नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। तो कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक और अधिक कीमत पर कम। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मांग के नियम की व्याख्या किस सिद्धांत पर होती है, तो उपयोगिता के हास के नियम पर। या आप कहेंगे कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध क्यों है, तो उपयोगिता के हास के नियम के अनुसार आधार पर, क्योंकि जितनी ज्यादा वस्तु का उपभोग होगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, उसके बाद व्यक्ति तभी ज्यादा खरीदेगा जब उसकी कीमत घटाई जाए, और वो मांग के नियम के अनुसार ही लागू होती है। फिर प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जब अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तित रहती है और किसी एक वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु विशेष की कीमत कम लगने लगती है। अतः उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगते हैं, जिससे उस वस्तु विशेष की मांग बढ़ जाती है, और प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स में बताया था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है क्या, आय प्रभाव, जिसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु की उतनी ही मात्रा उपभोग करने हेतु अब कम मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। इस प्रकार उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। इस आय में हुई वृद्धि को उपभोक्ता उसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने पर व्यय कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। जैसे 1 किलो तेल की कीमत 50 से घटकर 25 हो जाए, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को 1 किलो तेल पर 25 रुपए की बचत होगी और उसकी आय 25 रुपए बढ़ जाएगी। तो यहां से मांग का नियम जो है वो काम करना शुरू कर देता है, सीधी सी बात।
अब उपभोक्ता क्या करेगा, इस बढ़ी हुई आय से तेल की और ज्यादा मात्रा खरीदेगा। तो जब वस्तु की कीमत घटती है ना, तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति की आय है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जहां पहले उसकी आय एक ही चीज पे पूरा खर्च हो जाती थी, वो कई चीजें खरीद पाएगा, और जब वो कई चीजें खरीद पाएगा तो इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। फिर मांग अपने आप ऑटोमेटिक, जहां वो एक तेल खरीदता था 4 तेल खरीदने लगेगा। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में वृद्धि उपभोक्ता की आय में कमी कर देती है और मांग अपने आप कम होने लगती है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट कारण है। फिर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो वह क्रेता जो पहले इस वस्तु का क्रय नहीं कर पाते थे वो भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, तो मान लीजिए ये जनसंख्या है, ठीक है ना, जनसंख्या यहाँ 90 है, यहाँ 80 है, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है और कीमत 100 रुपए है। तो पहले 90 लोग ही केवल ये 90 लोग जो सॉरी मान लीजिए ऐसे लेट सपोज हाँ कि 90 लोग इस 100 को खरीद पाते थे, 100 रुपए पे खरीद पाते थे, और ये बाकी के 80 लोग इस 100 रुपए पे नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अगर इसकी कीमत में क्या कर दूं, मतलब बाकी की जनसंख्या 80 रुपए पे शायद खरीद भी पाती, अगर मैं इसकी कीमत 80 रुपए कर दूं तो हो सकता है ये जो लोग बच गए थे वो भी इसको खरीदने लग जाएं। मतलब पहले जब कीमत ज्यादा रहती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको नहीं खरीद पा रहे होते हैं, कीमत घटते ही बहुत सारे और क्रेता बढ़ जाते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। और यदि वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाए तो बहुत सारे क्रेता उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे और उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो ये तो मांग के नियम के लागू होने के कारण थे, या मांग के नियम जहां अच्छे से लागू हो जाए। अब सवाल आता है मांग के नियम के अपवाद क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहां कहां ये लागू नहीं होगी। तो कुछ दशाओं में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है, अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ने के बजाय कम हो जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटने के बजाय बढ़ जाती है। भाई मांग का नियम तो यह कहेगा कि कीमत घटने से मांग बढ़नी चाहिए, कीमत बढ़ने से मांग घटनी चाहिए, पर कई जगह ठीक उल्टा हो जाता है और इसे कहते हैं मांग के नियम का अपवाद। ऐसी दशा में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने के बजाय ऊपर की ओर उठता है और मांग का नियम का अपवाद है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। कहां कहां होता है, तो एक होता है गिफिन का विरोधाभास, जिसको कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है। दूसरा भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, अज्ञानता के कारण। ये 4 ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर मांग का नियम लागू ही नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं गिफिन का विरोधाभास। गिफिन कह लीजिए या इसको कहते हैं घटिया वस्तुएं। मतलब क्या है, देखिए ऐसी वस्तु जो काम चलाऊ है, जो अच्छी क्वालिटीज की नहीं है, तो आय कम होने के कारण या इनकम कम होने के कारण लोग उसको खाते हैं। अब अगर इस वस्तु की कीमत घट भी जाती है तो यहां मान लीजिए लेट सपोज पहले 100 रुपए का इनकम था लोगों के पास और वो कोई गिफिन या घटिया वस्तु खा रहे थे, 100 रुपए खर्च हो रहे थे। अब कीमत घटने से अगर वो 80 रुपए में खरीद रहे हैं तो बाकी का जो 20 रुपया बचेगा उनको और डिमांड करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इस 20 रुपए से वो अच्छी चीजें खरीदने लगते हैं। वो हो सकता है कि बाजरा छोड़ के गेहूं यूज करने लगे। बाजरा एक कोर्स ग्रेन है, घटिया वस्तु मान लीजिए खाने पीने के लिए, और गेहूं जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है। तो यहां पर ये देखा जाता है कि भाई अगर चीजों की प्राइस कम हो गई तो आप और ज्यादा उस चीज को खरीदिए। तो वो क्या करते हैं, नहीं हम उस चीज की मांग नहीं बढ़ाएंगे, वो किसी दूसरे नॉर्मल गुड्स को खरीदने लगते हैं और यहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा। भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था। मान लीजिए अगर मांग का नियम तो ये कह रहा है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग घटनी चाहिए, पर कीमत बढ़ने के साथ ये भी अगर न्यूज है कि आगे और कीमत बढ़ने वाली है तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा, लोग और उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक ये भी चीज देखी जाती है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, यहां पर कीमत का ध्यान नहीं रखा जाता कि हमारे ये कीमत ज्यादा बढ़ रही है कि क्या हो रही है, हमारे एक तरह से प्रतिष्ठा से संबंधित चीज है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। अज्ञानता यानी इग्नोरेंस, मान लीजिए कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि कीमत बढ़ रही है कि घट रही है, उसको प्राइस की पड़ी ही नहीं है, फिर वो मांग के नियम लागू नहीं होगा, वो उसको धड़ाधड़ खरीदता चला जाएगा। अब गिफिन का विरोधाभास तो ठीक से देख ले। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि जो निम्न कोटि की या जो घटिया वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। निम्न कोटि की इन वस्तुओं को गिफिन के नाम पर गिफिन वस्तु कहा गया। गिफिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तु वह होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है। वस्तु घटिया किस्म की होती है और उस वस्तु की कीमत में कमी होने से अपनी वास्तविक आय में वृद्धि से उस वस्तु को व्यय न करके श्रेष्ठ वस्तु पर व्यय करता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर बाजरे पे 100 रुपया खर्चा कर रहा है और बाजरे की कीमत घट जाए और वो 80 रुपए में ही खरीद ले, तो बाकी जो 100 रुपए में से 20 रुपए उसके पास बच रहे हैं वो फिर बाजरा नहीं खरीदेगा, उसको छोड़ के वो गेहूं की मांग करने लगेगा। तो यहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा, तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई प्राइस बढ़ने वाला है तो उस स्थिति में क्या होगा, बढ़ी हुई कीमतों पर भी वस्तु की अधिक मात्रा खरीद लेगा। उसको लगेगा कि और कीमत बढ़ने वाली है तो हम अभी क्यों खरीदें, क्यों कम खरीदें।
प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपके क्या एक तरह से कह सकते हैं ना कि आपके प्रतिष्ठा या आपके स्टेटस से जुड़ जाती है, स्टेटस सिंबल जो होता है। तो वहां आप ये नहीं देखते हैं कि आप कम खरीद रहे हैं कि ज्यादा खरीद रहे हैं ना, वो 4 चूड़ी आपको दिखाई देगी और वो लोगो BMW का दिखाई देगा, फिर वो कीमत बढ़ रही है घट रही है उससे मतलब नहीं है आपको। तो ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनका मूल्य कम होने पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं का मूल्य कम हो जाने की वजह से अब यह वस्तुएं संपन्नता का द्योतक नहीं रही और आम व्यक्ति इनका उपभोग कर सकता है। फिर आता है अज्ञानता के कारण, यानी अज्ञानतावश बहुत सी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर व्यक्ति उनको घटिया समझकर नहीं खरीदते हैं। ऐसा होता है कि लोगों को लगता है यार कीमत घट रही है इसका मतलब ये कोई घटिया चीज होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो अच्छी चीज हो, तो वो ज्यादा मांग करने के बजाय लोग उसकी मांग छोड़ देते हैं कि नहीं ये सस्ता चीज है तो खराब ही होगा, और उसमें मांग का नियम फिर लागू नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ के चलना है कि किस प्रकार मांग का नियम काम करता है, मांग का नियम क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट, अगर कोई आपको कंफ्यूजन या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो टॉपिक हम इस चैप्टर का करने वाले हैं कि मांग वक्र में कैसे परिवर्तन होता है, उसका संचलन क्या है, उसमें कैसे मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी होती है, संकुचन और विस्तार में क्या अंतर होता है। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, आप इसके वेबसाइट पर आकर भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, magnetbrains.com, या ऐप पर भी या इसके यूट्यूब मंच पर भी। और ये जितने कोर्सेज आप देख रहे हैं, CBSE, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम में, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से पढ़ सकते हैं, 100% फ्री है। डिस्क्रिप्शन में बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक दी हुई है, हमारे नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जिस पर आप क्लिक करके नोट्स लेकर वहां से पढ़ सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा वहां से। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां जैसे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स का, ताकि हर नए अपडेट से आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।